देखें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, MPT Limited prepares its financial year statement 30th April each year. The company retained earnings at 1st May 2019 were 1400. देखिए सोल ट्रेडर में जितना भी प्रॉफिट होता है वो आप कैपिटल में ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिंगल ओनर है, सारा पैसा उसी का है, आपको प्रॉफिट में से कोई भी चीज़ सेट असाइड नहीं करनी। पार्टनरशिप में भी जो भी प्रॉफिट मिलता है वो हम पार्टनर्स को अपोर्शन कर देते हैं, पार्टनर्स में शेयर कर देते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। लिमिटेड कंपनी जो है क्योंकि लिमिटेड कंपनी में सिंगल ओनर नहीं होता, मल्टीपल ओनरशिप होती है। सो लिमिटेड कंपनीज के केस में कंपनी अपने टफ टाइम को मीट करने के लिए एक प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अपने पास रिटेन कर लेती है, बाकी प्रॉफिट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो वो प्रॉफिट जो कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है एवरी ईयर इज़ नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स और रिटेन्ड प्रॉफिट। तो ये वही कह रहा है, बिगनिंग में रिटेन्ड अर्निंग्स जो आ रही हैं दीज आर 14,000। फिर वो कह रहा है द जनरल रिजर्व्स वाज 35,000। जनरल रिजर्व भी कंपनी के रिजर्व हैं। लिमिटेड कंपनीज अपने टफ टाइम को मीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व मेंटेन करती है, कीप करती है। मैं थोड़ा सा साथ जनरल कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनीज का देता चलूँ टू लर्न द थिंग्स। इफ वी टॉक अबाउट लिमिटेड कंपनीज, remember limited stands for limited liability. Limited stands for limited liability up to investments. अगर आपने $10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी बैंकरप्सी में चली गई, आपका सिर्फ 10,000 डूबेगा, रिमेनिंग कंपनी आपसे कुछ भी रिकवरीज नहीं होंगी। तो लिमिटेड कंपनीज जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, टू मीट सर्टन थिंग्स और रिक्वायरमेंट्स वो रिज़र्व मेंटेन करती है। लिमिटेड कंपनी के रिजर्व्स टू टाइप्स के होते हैं जी। द वन इज रेवेन्यू रिजर्व्स एंड द अदर इज कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व सेट असाइड होते हैं फ्रॉम फॉर द ईयर प्रॉफिट, फ्रॉम फॉर द ईयर प्रॉफिट। और रेवेन्यू रिजर्व्स की जो एग्जाम्पल्स होंगी इनमें रिटेन्ड प्रॉफिट आता है, इनमें जनरल रिजर्व्स आते हैं। ये दो रिजर्व्स आपको याद रखने हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल रिजर्व, जनरेट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ financial position activities. For example, premium and revaluation reserves. प्रीमियम पे मैं अभी बात करता हूँ। रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर बढ़ गई तो प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज की, द अदर एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्रीज कर जाएगा। ये दोनों रिजर्व जो हैं ये SOFP से बिलोंग करते हैं और जनरेट होते हैं विद SOFP एक्टिविटी। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीमियम, प्रीमियम जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं ओन। बड़ी सिंपल सी पहले मैं एग्जांपल देता हूँ।
आप मार्केट में गाड़ी ख़रीदने जाते हैं आज ही, गाड़ी की फैक्ट्री प्राइस है 6.5 मिलियन, बट आप जब कहते हैं जी ये मुझे चाहिए, वो कहता है जी ये सर 6.9 मिलियन आपको देने पड़ेंगे। जो 4 लाख 5 लाख आप ऊपर दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ओन देते हैं ना आप, उस ओन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम प्रीमियम कहते हैं। द सेम अप्लाई विद द कंपनीज, कि जब शेयर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे सेल होगा, द एक्सेस वैल्यू रिसीव इज नोन एज प्रीमियम। सो व्हेन शेयर सेल above face nominal and par value, then excess value received is known as premium. दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल रिजर्व। राइट जी, अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। वो कहता है द जनरल रिजर्व्स वाज 35,000। ये वो रिजर्व्स हैं जो बिगनिंग ऑफ ईयर कंपनी के पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th April 2020 द फॉलोइंग टुक प्लेस। सबसे पहला, द कंपनी मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 28,000 आफ्टर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि 28,000 से फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी माइनस है। दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। अ ट्रांसफर ऑफ 5,000 वाज मेड टू द जनरल रिजर्व। ये जो 5,000 आपने जनरल रिजर्व में ऐड करना है, इस 5,000 को आपने सेट असाइड करना है फ्रॉम प्रॉफिट, बिकॉज दिस इज रेवेन्यू रिजर्व। फिर वो कह रहा है डिविडेंड ऑफ 4,500 वॉज पेड, नो अदर डिविडेंड वर पेएबल फॉर द ईयर। देखें, डिविडेंड इज नोन एज प्रॉफिट ऑन ऑर्डिनरी शेयर, और हमेशा इनकम स्टेटमेंट में नहीं, आप डिविडेंड पेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से माइनस करते हैं। डिविडेंड पेड जनरल रिजर्व्स आर नॉट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों चीजें, ऑल टाइप्स ऑफ प्लस ऑल अदर रिजर्व्स, ये आपके डील होंगे अंडर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर और रिजर्व हैं वो भी कीप करेंगे। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है, डिविडेंड पेड हम डील करते हैं when we take away dividend from statement of changes in equity, do not deal with any type of proposed or final dividend। फिर आगे चलते हैं जी। वो कहते हैं एमपीटी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस 30th April 2020। फिक्सचर एंड फिटिंग की बुक वैल्यू देखें, मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू है, इन्वेंट्री है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेएबल, रिसीवेबल, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट हैं, डिबेंचर हैं, एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। ए पार्ट में कह रहे हैं जी कैलकुलेट द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एमपीटी लिमिटेड। याद रखें, ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स का पोर्शन जो है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक कॉलम होगा। कॉलम फ्रॉम statement of changes in equity का ये कॉलम है जो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले रिटेन प्रॉफिट एट बिगिनिंग लेंगे जी। फर्स्ट मार्च 2019 बिगनिंग वाला जी, दिस वन 14,000, दैट वाज 14,000 प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग सेम चीज है जी। रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, रिटेन प्रॉफिट हम सिर्फ सुने, रिटेन प्रॉफिट हम कह देते हैं फॉर द ईयर प्रॉफिट जो हमने रख लिया। व्हेन वी यू ऐड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इन द रिटेन्ड प्रॉफिट, दैट विल नो एज रिटेन्ड अर्निंग्स। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं ये सेम है। ऑनवर्ड चलें जी।
इसके अंदर आप ऐड कर दें प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 28,000। इसमें से आपने लेस करना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स आर 5,000, माइनस कर दें। फिर आपने लेस करना है डिविडेंड पेड, dividend paid is 4,500 and this answer will be your retained earning at year end. यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लास्ट कॉलम का ये फॉर्मेट है। 14,000 प्लस 28,000, the answer is 32,500. ऑनवर्ड चलते हैं जी। द नेक्स्ट इज, उसने आपसे कहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दें। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो सबसे पहले यू पिक अप नॉन करंट एसेट्स फ्रॉम योर ट्रायल बैलेंस, trial balance or information which is provided in your question. You have fixture and fitting at book value 152,000. We write here fixture and fitting 152,000. After fixture and fitting, we'll move on to motor vehicle 60,400. These are your non-current assets. Add these two, 2,000 plus 400. So this is 212,400. 212,400. After this, move on to current assets. करंट एसेट्स में जी सबसे पहले वी लुक फॉर क्लोजिंग इन्वेंटरी, which is 30330. Then we go for trade receivables. Trade receivables are 31,500. After trade receivables, bank is overdraft. Is there any other receivables? No. So these two are your current assets. Take total. And the total is 61,830 plus non-current assets. Doubtful debt नहीं minus हो, Do we have doubtful debts? minus 630. 630. Yes, we will minus it. 30 trade receivable कितने हैं? 31,500 minus 630.
less provision for doubtful debt, which is 630. Three 30870. Total current assets are 61,200 and grand total is 273,600. After this, we move on to other side, which is equity. Equity में जी सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डिनरी शेयर्स देखने हैं. We have ordinary share capital 150,000. After this, we look for premium. Right now we don't have premium, but मैं format complete कर रहा हूँ. After premium, you look for revaluation if there's any. We don't have revaluation in this question as well. Revaluation के बाद we'll go for general reserves. General reserves are, I think, 40,000. 35,000 belongs to beginning of year and 5,000 is for the year. 35,000 ये मेरा plus सर 5,000. जी ये यूं ही रहेगा फॉर्मेट. जी फॉर्मेट आप चेंज नहीं करेंगे. जो चीज़ें क्वेश्चन में नहीं है, सपोज करें प्रीमियम नहीं है, व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन इग्नोर इट, लीव इट. मैं आपको मैक्सिमम आइटम्स दे रहा हूँ एक्विटी के. आफ्टर दिस वी गो फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स आर 32,500. These are retained earnings. इसके बाद आप इसका टोटल कर लें. 150,000, 40,000. These are 222,500. We'll look for non-current liabilities. Non-current liabilities में जी we'll go for debenture. 20,000, 5% debenture. Percentage stands for interest. 20,000. And then you go for current liabilities. Current liabilities are trade payables, बैंक ओवर. trade payables 24,900. Other payables are, we don't have other payables in this question, but we have bank overdraft 6,200. So ignore other payables and write bank overdraft. 6,200. These are your current liabilities. 24,900 plus 6,200. The total is 31,100 plus 20,000 plus 222,500. The total is 273,600. 273,600. This is your limited companies SOFPs, which is known as Statement of Financial Position. ये रिटेन्ड अर्निंग डालने के लिए यही जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वही सब ट्रैक करेंगे, ऐड सब ट्रैक.
देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, बट ये मैक्सिमम है रिटेन अर्निंग के, ठीक है। पिछले साल की रिटेन अर्निंग, उसके अंदर आपने हमेशा फॉर द ईयर प्रॉफिट ऐड करना है, फिर आपने डिविडेंड माइनस पेड डिविडेंड माइनस कर दें, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस कर दें, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और चीज़ इसमें ऐड या माइनस नहीं होनी, ठीक है। ये मैक्सिमम है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। जनरल रिजर्व ना हो तो आप इग्नोर कर दें जनरल रिजर्व, डोंट राइट दैट। तो सर अगर लिखा हो कि डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर, उनको देखें, नहीं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है वो फाइनेंस कॉस्ट होती है, वो आपका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे फिक्स्ड रेट होता है इंटरेस्ट डिविडेंड का, ठीक है ना। दैट इज वाई वो यहाँ पे नहीं आपने लिखना। प्रेफरेंस शेयर्स आप हमेशा डील करेंगे एज इंटरेस्ट, एज फाइनेंस कॉस्ट, और वो उसी तरह डील करेंगे आप जिस तरह आप डिबेंचर पे परसेंटेज डील करते हैं, लाइक 20,000 का जैसे 5% है, आप इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स को डील करेंगे, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में। यहाँ पे सिर्फ आपने डिविडेंड पेड लेना है ऑर्डिनरी शेयर्स का, राइट। कहते हैं द डायरेक्टर ऑफ एमपीटी लिमिटेड आर कंसिडरिंग यूजिंग द जनरल रिजर्व्स टू रीपे द बैंक ओवरड्राफ्ट। State why it is not appropriate to use the general reserve to repay the bank overdraft. Because general reserves are revenue reserves which are not in cash form. रिटेन प्रॉफिट सेट असाइड किया ना आपने, रिटेन प्रॉफिट जो है वो आपका कैश तो नहीं होता। सो जनरल रिजर्व्स रेवेन्यू रिजर्व्स होती हैं, बट पैसा नहीं होता, कैश नहीं होता, ठीक है जी। ऑनवर्ड्स आ जाए। डी पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2020. The calculation should be correct to 2 decimal places and should be based on closing capital employed. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है जी? नेट प्रॉफिट प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं है एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। तो बिजनेस स्टोरीज में ये लिमिटेड कंपनीज में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो सोल ट्रेडर में होता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड into 100। ऑनवर्ड चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपके पास प्रॉफिट था 28,000, बट ये आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट था। इसके अंदर अगर मैं डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा, 5%। ठीक है, 5%। तो 20,000 का 5% कितना होता है जी? 1,000। 1400। 20,000 का 5% 1,000 and profit before interest and tax is 29,000। 1,000 उसमें वापस ऐड कर देना आप, 29,000 divided by capital employed। When we talk about capital employed, तो capital employed आपको concepts में बताया था is equal to equity plus non-current liabilities। Capital employed is equity plus
नॉन करंट लायबिलिटीज 222,500 plus 20,000, this is 242,500. Equity plus non current liabilities. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? Current assets minus current liabilities into 100. इसका है 242 का equity total plus non current liabilities plus debenture I mean. Okay? चेक कर लो. So your answer is 11.95%. This is return on capital employed. Return on capital employed means कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर रिटर्न जो है वो इतना आ रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट पे. सर वो कैसे निकाला आपने 29,000? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? Profit for the year is 28,000. Agreed? Plus finance cost, interest. Finance cost था 5% of 20,000. That is 1,000. क्वेश्चन में ऊपर देखो ना, यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. दिस इज डिवेंचर का 20,000 का 5%. जब वो 5% ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया 29,000. दिस इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस एज वेल एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. माइनस नहीं होगा. एंड टैक्स. जी माइनस नहीं होगा. क्या आफ्टर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग ना, इसका मतलब है उसने 1,000 माइनस कर दिया है. माइनस के बाद है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, तो उसके अंदर मैं ऐड करूंगा इंटरेस्ट तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा. उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं. डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्टली तो एक्सपेंस ही है, कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है. इनकम स्टेटमेंट में आता है। इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में आता है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी इनकम स्टेटमेंट में आता है इंटरेस्ट के साथ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, वो ऑनर्स का होता है, मालिक है ना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कंपनी के. तो जो मालिक पैसा ड्रॉ करते हैं उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो इंटरेस्ट वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती हैं. आपको पता है वो एसओएफपी में जाती हैं. सोल ट्रेडर में सिंपल ड्राइंग्स होती हैं, पार्टनरशिप में भी ये सारी एसओएफपी में जाती हैं. द सेम कंपनी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिविडेंड इज बेसिकली ओनर्स ड्राइंग्स. दैट इज वाई वो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी में माइनस करते हैं, और वो हमेशा हम पेड डिविडेंड माइनस करते हैं. क्योंकि अगर आपको सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट याद हो तो ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट में कभी कोई एक्रूड प्रीपेड नहीं आया. ड्राइंग्स मीन्स जो ड्रॉ हो गया. The same case is here. When questions speak a dividend have been paid, dividend paid, तो आप dividend paid लेंगे. Agreed everyone? Right जी?